आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। आज 25 मई है और आज ही के दिन 2013 में झीरम घाटी में वो दर्दनाक नक्सली हमला हुआ था जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। 25 मई 2013 का दिन छत्तीसगढ़ के इतिहास का सबसे दर्दनाक दिन बन गया। इस दिन सुकमा जिले की झीरम घाटी में नक्सलियों ने कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा पर हमला कर दिया। यह हमला सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख देने वाला था। इस हमले में कांग्रेस के कई बड़े नेताओं समेत 30 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। तो वहीं इस पूरी घटना को वहां मौजूद कांग्रेस नेता निखिल द्विवेदी ने देखा था। तो आइए उनकी ही जुबानी झीरम घाटी हमले के दर्दनाक कहानी को सुनते हैं। निखिल द्विवेदी जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया टाउन न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी इंडिया टाउन न्यूज के दर्शकों को मेरा नमस्कार। निखिल जी, झीरम घाटी हमले के दौरान आप वहां मौजूद थे, क्या नजारा था? आपको वहां डर नहीं लगा? 2013 की 25 मई को ये घटना लगभग 4 बजे दरभा में शुरू हुई। हम विद्याचरण शुक्ला जी के साथ थे। क्योंकि विद्याचरण शुक्ला जी को भोजन करने में थोड़ी देर हो गई थी, तो अगली सभा जो किसलूर के लिए हम निकलने वाले थे उसमें हमारी गाड़ी सबसे आखिरी में थी। लेकिन गाड़ी हमारी आधे घंटे बाद निकली, फिर भी हमारी गाड़ी बहुत महंगी थी क्योंकि विद्याचरण शुक्ला बहुत बड़े नेता थे। स्वर्गीय शहीद विद्याचरण शुक्ला जी की गाड़ी बहुत महंगी थी। उन्होंने बहुत तेजी से काफिले को कवर किया। हम जब काफिले में पहुंचे तो हमने देखा कि अंधाधुंध गोली एक साइड से चल रही है और विद्याचरण शुक्ला जी ने ड्राइवर को गाड़ी रोकने को कहा क्योंकि गाड़ी हमारी आखिरी में पहुंची। और जब गाड़ी वहां रुकी तो हम सबसे आखिरी गाड़ी थे, लेकिन नक्सली पहाड़ियों पे चढ़ के गोली मार रहे थे। ये घटना इतनी भयावह थी कि किसे डर नहीं लगेगा। डर तो मुझे आज भी लगता है कि मैं आज भी अकेले कमरे में जब सोता हूँ तो मुझे आज भी वो घटना याद आती है और डर लगता है। जब ये हमला हुआ उस वक्त आप ठीक कहाँ पर थे और आपने सबसे पहले क्या देखा या सुना? मैं विद्याचरण शुक्ला जी की गाड़ी में उपस्थित था। मेरे साथ में उनके एक सहयोगी दौलत रोहरा और एक सहयोगी रामावतार देवांगन और एक पीएसओ प्रफुल्ल और एक ड्राइवर बाला और विद्याचरण शुक्ला जी उपस्थित थे गाड़ी पे। हम जब वहां पहुंचे तो जैसे ही हमारी गाड़ी इस प्रकार की घाटी में घुसी तो एक गोली पीछे से चली जो कांच को तोड़ते हुए गाड़ी के अंदर घुसी। तो हमें लगा कि कुछ हुआ है। हम वैसे ही भयभीत थे कि अब ये लगता था खून नक्सल एरिया है, तो वहां से निकलने से पहले ही हमें डर लग रहा था। तो हम लोगों ने देखा कि गोली चली है तो विद्याचरण शुक्ला जी ने अपने ड्राइवर को कहा तेजी से गाड़ी चलाओ। वो जैसे ही आगे इस प्रकार की घाटी में आगे बढ़े तो देखे पूरा काफिला जाम था, पूरी गाड़ियां लाइन से खड़ी थी और अंधाधुंध गोली चलना शुरू हुई। इस बीच एक गोली चली जो सीधा इंजन में पड़ी और इंजन सीज हो गया। इंजन सीज हो गया और इंजन सीज होने के कारण गाड़ी के कांच भी लॉक हो गए और हम अंदर फंसे रहे। यह घटना 2 घंटे तक चली। लगभग 4 बजे से शुरू हुई घटना 6 बजे तक लगातार चलती रही और इस घटना में अंधाधुंध फायरिंग होती रही। ये लगातार नक्सली पहाड़ियों से गोली मार रहे थे। वो चील कौवे की आवाज में बात करते थे कोड वर्ड में अपने। और इसी बीच हमारा जो पीएसओ था प्रफुल्ल वो गाड़ी के नीचे घुसकर अपनी पोजीशन ले लिया। इस बीच लगातार गोलियां चलती रही। नक्सली गोलियों से जितने लोग मर चुके थे 2 घंटे बाद उनको नीचे उतर के ढूंढ के चेक कर रहे थे कि कौन मरा और कौन नहीं मरा। जो मर चुका था उसको चाकू मार कर फेंक दे रहे थे और जो बच गया था उसको पहाड़ियों के पीछे बंधक बनाया जा रहा था। द्विवेदी जी, हमलावर कितने लोग थे और क्या उन्होंने कोई नारा या धमकी या फिर संदेश दिया था? हमलावर जो भी थे वो ज्यादातर महिला नक्सली थी और महिला नक्सलियों के मुंह बंधे हुए थे। लेकिन उनका जो कमांडर है, रमन्ना नाम का कोई कमांडर था वहां पे, वो रमन्ना शब्द से संबोधित हो रहा था और वही उनको लीड कर रहा था और उन्हीं के आदेशों से ये सारे काम हो रहे थे। वो किसी नेताओं को जानते भी नहीं थे, वो सीमा पार से आए थे और वो नक्सली कागज में देख देख के नेताओं को पहचानते थे कि कौन महन कर्मा है, कौन विद्याचरण शुक्ल है, कौन क्या है। वो विद्याचरण शुक्ल जी को पहचान भी नहीं पाए थे, वो दिग्भ्रमित हो गए थे इस हमले में। आपको क्या लगता है कि यह हमला सिर्फ नेताओं को टारगेट करने के लिए था या फिर वजह कुछ और थी इसके पीछे? ये बहुत बड़ा एक साजिश थी, कांग्रेस को खत्म करने की एक साजिश थी और इसमें पूरी तरीके से उस समय के तत्कालिक जो सरकार है वो और भी बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व थे। इसकी जांच अब तक पूरी नहीं हो पाई है क्योंकि यदि हम विपक्ष के समय 25 आदमी भी इकट्ठा होकर चाय पीने भी चल दे तो इंटेलिजेंस को पता चल जाता है कि वो बीजेपी के खिलाफ या कोई भी सरकार, चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे भाजपा की सरकार हो, विरोधी पक्ष 25 भी इकट्ठा हो जाते हैं, पता चल जाता है कि कुछ होने वाला है। सीमा पार से सैकड़ों नक्सली वहां उपस्थित हो गए और इंटेलिजेंस के पास खबर नहीं थी।
जबकि जिस रास्ते से हम गए थे उसी रास्ते से लौटे। जिस तरीके से एक भ्रामक जानकारी फैलाई गई कि रास्ता चेंज कर दिया गया इसलिए सुरक्षा नहीं दे पाए, उस समय के तत्कालिक मुख्यमंत्री रमन सिंह जी यदि हेलीकॉप्टर से जाते थे तो 2-3 हजार सैनिक नीचे खड़े होकर हेलीकॉप्टर देखते रहते थे बंदूक लेकर। इतने बड़े कांग्रेस के नेता परिवर्तन यात्रा के माध्यम से इतने घोर नक्सल क्षेत्र में जा रहे थे, लेकिन वहां पर हमको पर्याप्त सुरक्षा नहीं दी गई। वापसी में पूरी सुरक्षा हटा ली गई थी। आपने खुद को कैसे बचाया और क्या आपने किसी घायल को बचाने की कोशिश की थी और क्या आपको चोटें लगी थी? मैं विद्याचरण शुक्ला जी की पीछे सीट पर, गाड़ी पे पीछे सीट पर था। गाड़ी इतनी महंगी थी कि उसके दरवाजे बुलेट प्रूफ का काम कर रहे थे। वो गाड़ी लैंड क्रूजर प्राडो गाड़ी थी जिसके दरवाजे इतने चौड़े थे कि गाड़ी की गोली उसको फेंक नहीं पाई थी। लेकिन विद्याचरण शुक्ला जी को गाड़ी कांच तोड़कर लगी क्योंकि वो सामने सीट पे बैठे हुए थे और नक्सली एम्बूस लगा के पहाड़ी से गोली मार रहे थे और वहां से गोली मारने के कारण विद्याचरण शुक्ला जी को 4 गोली लग गई और उनके सहयोगी रामावतार देवांगन को भी गोली लगी। लेकिन मैं नीचे दबा हुआ था तो मुझे गोली नहीं पाई, लेकिन विद्याचरण जी का खून लगातार बह रहा था और वो मेरे ऊपर ही गिर रहा था। लेकिन इतने बुजुर्ग माननीय विद्याचरण शहीद विद्याचरण शुक्ल जी ने बार बार मुझसे कहा कि तुम बहुत छोटे हो, नक्सली टारगेट करके गोली मारे, हिलो मत, मुझे तो गोली लग चुकी है, तुम हिलो मत, ऐसा उनका कहना था। वही हमारे एक नेता महेंद्र कर्मा जी ने कहा कि मैं महेंद्र कर्मा हूं, मुझे मार दो, बाकी लोगों को छोड़ो। वाकई में कोई बस्तर टाइगर था तो महेंद्र कर्मा थे जिन्होंने नक्सलियों के सामने उतर कर कहा, जबकि उनके पीएसओ, उनकी जेड प्लस सिक्योरिटी उनको बचा लेती, उनको पूरे बुलेट प्रूफ गाड़ी में बैठा लिया गया था, फिर भी उतर कर बोले कि मुझे मारो, बाकी लोगों को छोड़ो, जबकि वो महेंद्र कर्मा जी को पहचानते भी नहीं थे। बाद में उन्होंने किसी सैटेलाइट फोन से किसी देवाराम के व्यक्ति से बात करके महेंद्र कर्मा जी को पहचाना। द्विवेदी जी, 12 साल बाद भी अब आप उस दिन को याद करते हैं तो सबसे ज्यादा क्या चीज है जो आपको अंदर से झकझोर कर रख देती है? अंदर से झकझोर के यही रख देती है कि कुछ देर पहले हमने सारे नेताओं के साथ भोजन किया था। शहीद उदय मुदलियार जी, हमारे राजनांदगांव के अल्लाह जी, विद्याचरण शुक्ल जी, नंद कुमार पटेल जी, महेंद्र कर्मा जी और तमाम सबसे ज्यादा तो दिनेश पटेल जी, हमारे बड़े भाई की तरह थे दिनेश पटेल जी। उस दिन जब सुकमा में ये सभा चल रही थी तो सभा में दिनेश पटेल जी के पास लगातार मेल आ रहे थे नक्सलियों के और वो मेल पढ़ के भयभीत थे। उनके लैपटॉप उनके पास ही था, वो मेल पढ़ रहे थे और गाड़ी से उतरे भी नहीं और मैं उनके साथ ही था, मैं मंच पे भी नहीं गया। कारण ये था कि दिनेश पटेल जी गाड़ी से भी नहीं उतरे, उन्हें बार बार मेल आ रहे थे नक्सलियों के। और नक्सली कभी ऐसा नहीं करते कि नक्सली हमला करने के बाद किसी के मोबाइल छीने, लैपटॉप छीने। उस दिन की जो घटना थी उसमें सारे लोगों के मोबाइल भी छीन के ले गए नक्सली और सारे लैपटॉप भी लेके चले गए। मतलब नक्सलियों को किसी सूचना को दबाने का काम दिया गया था किसी के जरिए। आज भी मैं ये कहता हूं कि ये नक्सली हमला नहीं, एक बहुत बड़ी राजनीतिक साजिश थी जिसके जरिए कांग्रेस के प्रथम पंक्ति के नेताओं को मरवा दिया गया और आज तक इसकी जांच पूरी नहीं हो पाई है। निखिल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इंडिया टाउन न्यूज से जुड़ने के लिए और हमसे तमाम जानकारी साझा करने के लिए। मैं आज नक्सली हमले के दिन सभी हमारे शहीद जवानों को, सभी नेताओं को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ये चाहता हूं, सरकार से अपील करता हूं कि इसकी जांच पूरी हो और जल्द से जल्द न्याय हो, शहीद परिवारों को इसका न्याय मिल पाए कि कौन इस नक्सली हमले के पीछे था, कौन इस इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया। ये जो मामला है ये तथागत उजागर हो, जितनी जल्दी उजागर हो। मैं ये चाहता हूँ कि सरकार इस पर कड़ा सा कड़ा कदम उठाए। जी बिल्कुल, धन्यवाद। जी बिल्कुल। तो ये थे कांग्रेस नेता निखिल द्विवेदी जिन्होंने हमें झीरम घाटी हमले में क्या क्या हुआ ये हमें विस्तार से इन्होंने बताया। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, अगली बार फिर हाजिर होंगे एक नया विषय को लेकर। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।